प्राणियों में पोषण, पाठ नंबर 2। आपने अध्याय नंबर 1 में पढ़ा कि पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। तो जंतु पौधे जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि खाद्य भोजन के अनेक संघटक संस्करण कर उनके नाम लिखिए। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ, अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में, जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। खाद्य अंतरण की विभिन्न विधियां, भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी, हमिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। 2.1 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? आपने सारणी 2.1 में अंतःग्रहण की विधियां, जंतुओं के नाम और आहार का प्रकार और आहार की विधि। छीलना, चबाना, वेदन, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंजी व चूसनी इत्यादि। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। प्रेक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतःग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। मानव में पाचन, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। मुख्य गुहिका, ग्रास नली या ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, छोटी आंत, वृहदांत्र, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नाल, पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है तो उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय पाचक रस स्त्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं।
मुख गुहिका, लाल ग्रंथि, ग्रासिका, यकृत, पित्ताशय, आमाशय, अग्नाशय और क्षुद्रांत्र, वृत्तांत्र, मूलाशय और गुदा। भुजो चित्र 2.2 में दिखाई गई अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत्र को देखकर आश्चर्यचकित है कि वह इसकी लंबाई जानना चाहता है। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है। कल्पना कीजिए कि इसकी लंबी संरचना हमारे शरीर में छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए आपके मुख में कितनी प्रकार के दांत हैं। सेब अथवा रोटी का टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने, कर्तन एवं दर्शन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने, वेदन और फाड़ने का काम आते हैं? उन दांतों को भी पहचानिए तो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। प्रेक्षण अपने प्रेक्षण चौणक, अग्रचौणक, रदनक, कृंतक। हमारे मुख में लाल ग्रंथि होती है जो लाल स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन क्या प्रभाव पड़ता है? आइए इसका पता लगाएं। कर्तन व दर्शन वाले दांत, चीरने व फाड़ने वाले दांत, चबाने वाले व पीसने वाले दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांत का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं तथापि वृद्धावस्था में प्राय गिरने लगते हैं। 2 प्रश्नावलियां लीजिए, उन्हें ए तथा बी चिन्हित कीजिए। प्रश्नावली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालिए। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए। इन्हें दूसरी प्रश्नावली बी लीजिए। इन दोनों प्रश्नावलियों में 3 से 4 ml डाल दीजिए। अब दोनों प्रश्नावलियों में आयोडीन विलयन जल, उबला चावल, चबाया हुआ चावल, विलयन की 2-3 बूंदें डालिए। उनका परीक्षण कीजिए। प्रश्नावली ए तथा बी में क्या अंतर है देखते हैं। प्रश्नावली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणामों की चर्चा अपने मित्रों एवं अध्यापक से कीजिए। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एवं मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दशा में मुड़ सकता है। क्या आपको जीभ, मिठाइयाँ एवं दंत क्षय। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उसमें हमें कोई हानि नहीं होती है। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत व मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, यह अम्ल धीरे धीरे दांतों की क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार न किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने से तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए।
क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात है? हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। क्रियाकलाप द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार कीजिए। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नींबू की पत्ती अथवा करेले का रस। अपने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधी रखने को कहिए। चित्र 2.6 दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपरोक्त में से किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदें रखिए। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराइए। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करें। चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखिए जिसका संवेदन अनुभव के द्वारा होता है। अन्य सहपाठियों के साथ क्रियाकलाप को दोहराएं। भोजन नली ग्रासिका। निगला व ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। चित्र 2.2 देखिए। ग्रासिका गले एवं वक्ष में होती हुई ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन के नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है। फलस्वरूप वमन द्वारा उल्टी द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटनाएं याद कीजिए कि जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो। इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावकों व अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। भोजन ग्रासिका आमाशय। ग्रासिका में भोजन की गति पहेली जानना चाहती है कि वमन के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। यह चपटा जे की आकृति का होता है तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रास नली के खाद्य प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत्र में खुलता है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिसे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जटिल प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। कभी कभी जब आप जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो खांसी उठती है या हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रासिका के साथ साथ चलती है परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है। भोजन निगलने के समय एक मार्शल रचना वॉल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हम घुटन का अनुभव होता है और हिचकी आती है या खांसी उठती है। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय
से स्त्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपर भाग में दाहिनी दक्षिण ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली को संग्रहित होता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन की क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत्र के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंतर रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्यप्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली परंतु वह आमाशय का छिद्र भलीभांति बंद न कर सका। छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए। ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को बचा सकता था। उसने यह देखा कि आमाशय क्षुद्रांत्र में तभी खुलता है जब आमाशय में से भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। क्षुद्रांत्र में अवशोषण पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहाँ उनको उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता व अवशोषण नहीं होता बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वार मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं। गुदा द्वार यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, निष्कासन कहते हैं। खाने वाले जंतुओं के पाचन। क्या आपने गाय भैंस घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेते हैं और यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमेनेंट में आमाशय के 4 भागों में बांटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कड़ कहते हैं परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमन थन जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट
अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोस की प्रचुरता होती है। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रूमेन में सेलुलोस का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोस का पाचन नहीं कर पाते हैं। पहली जानना चाहती है कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते हैं। बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोस को क्यों नहीं पचा पाते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि के क्षुद्रांत्र एवं वृहदांत्र के बीच एक थैलेनुमा बड़ी संरचना होती है जो अंधनाल कहते हैं, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोस का पाचन यहाँ पर जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिसमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। वे किस प्रकार का भोजन अंतः ग्रहण करते हैं, उसका पाचन करते हैं। 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाई जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल संघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्धक निकालता रहता है जिन्हें पादाब अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाब विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। केंद्रक, पादाब, खाद्य कणिका, अंतर्ग्रहण, खाद्य धानियाँ, बहिक्षेपित अवशिष्ट। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ प्रक्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रखरखाव, गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं। ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा अपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सा के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल अथवा ORS घोल कहते हैं। प्रमुख शब्द हैं अवशोषण, एमिनो अम्ल, स्वांगीकरण, पित्तरस, मुख गुहिका, रदनक, सेलुलोस, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसा अम्ल, खाद्य धानी, पित्ताशय, कर्तक, अग्रण, यकृत, चवर्णक, ग्रासिका, अग्नाशय, अग्रचवर्णक, पादाब, रूमिनेंट, रोमंथी, लाला ग्रंथि, दीर्घरोम। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतःग्रहण की विधियों एवं शरीर में इनका उपयोग। आहार नाल एवं स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें मुख गुहिका, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, वृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है, गुदा सम्मिलित है। पाचक रस स्रावित करने वाले मुख्य ग्रंथियां लाला ग्रंथियां और यकृत, अग्नाशय। आमाशय की भित्ति और क्षुद्रांत्र की भित्ति भी पाचक रस स्रावित करती है। जीवों में भी भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न हैं। पोषण
एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय में, अग्नाशयिक स्राव एवं क्षुद्रांत्र भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत्र में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण रुदांत्र में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है, मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी व रोमिनेंट कहलाते हैं। वे पतियों का अंतःग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं तथा रोमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण पादाप की सहायता से होता है। इसका पाचन खाद्यदानी में होता है। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मानव पोषण के मुख्य चरण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करता है। जठर रस। क्षुद्रांत्र के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दिग्रोम कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यदानी में करता है। यह आगे के क्वेश्चन, इसके चैप्टर होता है खत्म। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।